हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। यूजीसी नेट लॉ की हमारी सीरीज में हम करंटली कवर कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। इससे पहले हम फैमिली लॉ के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है 31 दिसंबर। आपके पास 10 से 12 दिन बचे हैं। मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज गिव योर बेस्ट, डू दी PYQs। उसके थ्रू जितने कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो पढ़ो, और जितना ज्यादा रिविजन कर सकते हो उतना ज्यादा रिविजन करो। ठीक है, फैमिली लॉ ऑलरेडी हो चुका है, नहीं देखा हो तो उसके लेक्चर्स जाके देख लेना। दिस इज पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, उन्हें मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आई डोंट एक्सप्लेन देम अगेन एंड अगेन कि आपका भी टाइम बचे। हम यहाँ पे 10 पेपर्स कर रहे हैं 2019 से 2025 तक के, उनकी यूनिट वाइज PYQs प्लस उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री या GS से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड डू हाइप द लेक्चर इफ इट्स हेल्पफुल। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जैसे ही कोई भी टॉपिक फिनिश होता है, जैसे जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट 4 बाहर आएगा, पूरी PDF PYQs की ऑलरेडी वहां पे आपको मिल जाएगी, जैसे फैमिली लॉ की ऑलरेडी वहां पे है। इससे पहले हम AIBE के कई क्वेश्चंस लगा चुके हैं, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो एज मॉक्स। उनकी भी PDFs वहां पे अवेलेबल हैं, लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप और क्वेश्चंस लगाना चाहते हो किसी टॉपिक पे, तो उनको भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर Instagram। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखो ये मार्च 23 का, ये लेटेस्ट यूएस पे अब हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चंस लंबे होंगे, एग्जाम में टाइम टेकिंग होंगे, तो बी प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिस जरूर करना। एसर्शन क्या दिया है? पोजीशन इज सेड टू बी इन द 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ। रीजन, द पर्सन इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बेटर क्लेम ओवर इट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द रियल ओनर। पोजीशन से रिलेटेड हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, अब उसको थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। एसर्शन रीजन का टिपिकल ऑप्शन है, दोनों करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी, दोनों करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी, ए करेक्ट है आर इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या है? ए, दोनों करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कैसे देखते हैं? एसर्शन की बात करें तो 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ, तो देखो कोई ऐसे 9 पॉइंट की एक थ्योरी होती है, उसको गूगल करके अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा सा। मैं शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ। इट इज अ वेल एक्सेप्टेड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मैक्सिम। तो बेसिकली बात ये होती है कि पोजिशन कैरीज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल एडवांटेज। ओके, a person in possession is presumed to be in the right of law and protects it except against real owner proved। तो बेसिकली पोजेशन यानी किसी चीज का सामान, ओनरशिप मेरे पास होना, पोजेशन मेरे पास है, वो सामान मेरे पास है, मेरे पोजेशन में। ठीक है, तो पोजेशन जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल एडवांटेज देता है आपको। जिसके पोजीशन में कोई सामान है, वो माना जाता है कि उसी का है। लॉ उसको प्रोटेक्ट भी करता है ऑब्वियसली, अनलेस उसका रियल ओनर कोई और प्रूव ना हो जाए। ठीक है, रीजन क्या है? सालमन ने बात कही थी, जो हमारा रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, द पर्सन इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बेटर क्लेम ओवर इट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द रियल ओनर। कि जिस इंसान के पास किसी चीज का पोजिशन है, उसका ज्यादा क्लेम है उस चीज के ऊपर पूरी दुनिया के खिलाफ, एक्सेप्ट रियल ओनर। बेसिकली इसको बहुत बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझो। मेरे पास अगर एक गोल्ड का हार है, ठीक है, और वो मान लो खो जाता है और वो किसी और को मिल जाता है, ठीक है, तो उसका पोजीशन इस समय जिसके पास है, उसका सबसे ज्यादा क्लेम होगा उस पर पूरी दुनिया के मुकाबले, क्योंकि उसको मिला है, राइट? एक्सेप्ट द रियल ओनर। ऑब्वियसली अगर मैं सामने आ जाती हूँ, मैं प्रूव करती हूँ कि हार मेरा है, तो उसकी ओनरशिप, उसकी पोजीशन पे क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज उसका पोजीशन बेटर क्लेम है। ठीक है, ये बात सैलमन ने कही है। लॉ प्रोटेक्ट्स पोजीशन against trespassers, against subsequent possessors, even sometimes against owners unless process is followed। ठीक है, तो ये वो दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज डिवाइडेड द सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू 2 क्लासेस, फॉर्मल एंड मटेरियल? किसने सोर्सेज ऑफ लॉ को फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज में डिवाइड किया है? ऑस्टिन, सैवेग्नी, सैलमंड या केल्सन? करेक्ट आंसर सैलमंड है। अब समझते जाओ यहीं से कि सोर्सेज ऑफ लॉ कैसे डिवाइडेड है, कल को उस पर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाओ। ठीक है, तो देखो सैलमंड ने सोर्सेज ऑफ लॉ को 2 में डिवाइड किया, फॉर्मल एंड मटेरियल। फॉर्मल में क्या आएगा? जैसे लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कस्टम्स, जब वो कोर्ट से रिकॉग्नाइज हो जाए। बेसिकली फॉर्मल लॉ, जो लेजिस्लेशन पास हुआ है, लॉ पास हुआ है, किसी जज ने डिसीजन दिया है, ठीक है, और कोई ऐसा कस्टम जो कोर्ट रिकॉग्नाइज कर ले। मटेरियल में क्या आता है? सब्सटेंस और मैटर ऑफ लॉ, यानी कि कस्टम्स हो गए, जुडिशियल डिसीजन, मॉरल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे जो सब्सटेंस या मैटर ऑफ लॉ होता है, उसे हम मटेरियल सोर्सेज बोलते हैं। फॉर्मल में क्या आता है? अथॉरिटी दैट गिव्स लॉ अ बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल? अब ये क्वेश्चन आसान था, अगर आपने पढ़ के गए हो, जो मैंने पिछले पार्ट में भी बोला था,
कुछ चीज़ें आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ के जानी है। कितने स्कूल्स हैं, कौन से हैं, उनके मेन स्कॉलर्स कौन से हैं, उनकी मेन फेमस बुक्स कौन सी हैं, कब आई थी। जितने एटलीस्ट पीवाईक्यूज में कवर्ड हैं बुक्स, एटलीस्ट उतनी पता करके जाना, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है किसने कौन सी थ्योरी दी थी, किसने लॉ को किस तरह से डिफाइन किया था। शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टिन ने इस तरीके से किया था, सैलमन ने इस तरीके से किया था। दूसरा, अगर उस इंसान ने उसके बियॉन्ड कोई थ्योरी दी थी कि पोजीशन को लेके, ओनरशिप को लेके एक्सेट्रा, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पूछा है हिस्टोरिकल स्कूल का मेन प्रोपोनेंट कौन है, बेंथम, सैविग्नी, डगविट या फ्रैंक। करेक्ट आंसर है सैविग्नी, ये हम पहले के पार्ट्स में भी पढ़ चुके हैं। ही वॉज द फाउंडर एंड चीफ एक्सपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। बेंथम जो है एनालिटिकल या यूटिलिटेरियन स्कूल से जुड़े हुए थे। डगविट सोशियोलॉजिकल, एंड फ्रैंक जो है वो एक अमेरिकन रियलिस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉ एंड द मॉडर्न माइंड किसकी बुक है? अगेन एज आई सेड कि कुछ बुक टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। होम्स, फ्रैंक, कार्डोजो, ऑलिव क्रोना। करेक्ट आंसर इज बी, जेरोम फ्रैंक। ये एक अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल के हैं। लॉ एंड द मॉडर्न माइंड इनकी बुक थी जो 1930 में आई थी। लॉ इज नॉट सर्टेन और मैकेनिकल। इन्होंने ऐसा कहा था कि जुडिशियल डिसीजंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जज की पर्सनालिटी और उसके एक्सपीरियंस जो है आउटकम को बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड लॉ विद इन द ऑस्टेनियन थ्योरी ऑफ लॉ। अब आपको ऑस्टिन और उसकी थ्योरी ऑफ लॉ अगर पता है तो इनमें से कौन सी बात उसके अंदर लॉ मानी जाती है? ऑप्शन ए, लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर। ऑप्शन बी, जज मेड लॉ। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल लॉ। ऑप्शन डी, कस्टम। पिछला पार्ट किया है तो आप आंख बंद करके इसे मार्क कर दोगे, ठीक है। समझो कैसे। ऑस्टिन ने बोला लॉ एक कमांड है पॉलिटिकल सुपीरियर जो देता है अपने पॉलिटिकल इंफीरियर को, बैक्ड बाय सैंक्शन। आज के कॉन्टेक्स्ट में समझो, हमारे पॉलिटिकल सुपीरियर, मैं पिछले पार्ट में समझा चुकी हूँ वैसे डिटेल में। हमारे पॉलिटिकल सुपीरियर कौन हुआ? हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, वो पॉलिटिकल सुपीरियर है मुझसे, मैं इंफीरियर हूँ, ठीक है। उन्होंने लॉ बनाया बैक्ड बाय सैंक्शन, मैं उसको नहीं मानूंगी तो कुछ सैंक्शन, कुछ पनिशमेंट हो सकती है मेरे लिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल सुपीरियर कोई कमांड, कोई लॉ बनाए बैक्ड बाय सैंक्शन, जो ओबे करनी होगी पॉलिटिकल इंफीरियर को, ये ऑस्टिन का कहना था, ठीक है। जज मेड लॉ क्या होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है। इंटरनेशनल लॉ तो पॉजिटिव मोरालिटी में आ गया। और कस्टम्स, वो लॉ सिर्फ तब बनते हैं जब उन्हें सोवरेन रिकग्नाइज करता है। ऑस्टिन के हिसाब से सोवरेन की कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन वो लॉ होती है, ठीक है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ज्यूरिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द सोशियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ लॉ। अभी मैंने बोला आपको स्कूल और उसके कौन कौन मेन स्कॉलर्स हैं पता होगा तो आप इसे मार्क कर लोगे। ये मार्च 23 का क्वेश्चन है। आयरिंग, एलरिच, मेन या रॉस्को पाउंड। तो आंसर है सी, मेन। मेन जो है हिस्टोरिकल स्कूल से थे। उनका वर्क मोस्टली एंशिएंट लॉ से रिलेटेड था। थ्योरी दी थी उन्होंने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की। अब कल को थ्योरी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट पूछ लें किसने दी थी तो आपको पता होना चाहिए मेन ने दी थी। ही फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। आयरिंग जो है वो बोलते हैं लॉ एज अ मीन्स टू सोशल एंड्स, सोशल पर्पस ऑफ लॉ की बात करते हैं, ठीक है। एल्रिक की बात करें, ही वॉज द फाउंडर ऑफ लिविंग लॉ। लॉ एग्जिस्ट इन सोशल प्रैक्टिसेस नॉट जस्ट स्टेट्यूट्स की। उनका कहना था लॉ सिर्फ जो स्टेट्यूट्स, जो लीगल लॉस पास हुए उनमें नहीं, हमारी सोशल प्रैक्टिसेस में एग्जिस्ट करता है, जिंदा है, ठीक है। पाउंड, फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। लॉ एज सोशल इंजीनियरिंग इनकी डेफिनेशन थी। तो बाकी तीनों देखो, आप अब आपको पता है सोशियोलॉजिकल स्कूल में आयरिंग है, एल्ड्रिच है, पाउंड है, पहली बात ये। अब कल को पूछे सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी किसने दी थी, आपको पता होना चाहिए पाउंड ने दी थी। लॉ जिंदा है, लिविंग लॉ है, ये बात किसने कही थी? मीन्स टू सोशल एंड, सोशल पर्पस ऑफ लॉ, आयरिंग। ऐसे आप ऑप्शंस के थ्रू पढ़ते जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिदरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। द मोस्ट फेमस जनरलाइजेशन किसने दिया है? ऑस्टिन, मेन, थिबाउट या सैविग्नी। करेक्ट आंसर मेन है, अब भी हमने पढ़ा था सेम चीज। अर्ली सोसाइटीज बेस्ड ऑन स्टेटस, फैमिली, किनशिप, बर्थ, ठीक है। और प्रोग्रेसिव सोसाइटीज जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, इंडिविजुअल चॉइस और अग्रीमेंट की तरफ। अब आप ये देखो, हमने अभी पढ़ा था जब यहाँ पे मेन के बारे में, तो मैंने आपको क्या बताया था? स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किसने दी थी? मेन ने दी थी। मार्च 23 का ही क्वेश्चन है और उसी साल उसी थ्योरी पे क्वेश्चन आ गया। तो आप अगर मान लो ये अगले साल पूछा जाता और आपने ये पीवाईक्यू लगाया होता तो आप इसे इजीली मार्क कर सकते थे, ठीक है। ऑस्टिन किस बारे में बात करते हैं? कमांड थ्योरी, सोवरेन एंड सैंक्शन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थिबाउट की बात करें, कोडिफिकेशन डिबेट थी, इन्होंने सैविग्नी को अपोज किया था। और सैविग्नी कौन था? हिस्टोरिकल स्कूल, वॉलगेस्ट, स्पिरिट एंड कस्टम में लॉ एग्जिस्ट करता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओनरशिप एज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग, indefinite in the point of user, unrestricted in the point of disposition,
एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। ये ओनरशिप की डेफिनेशन किसने दी थी? रेनर, ऑस्टिन, हॉलैंड या सैलमन? करेक्ट आंसर इज हॉलैंड। तो देखो, डिटर्मिनेट थिंग की बात की, ऑब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप इज स्पेसिफिक, ओनरशिप ऑफ राइट एज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग, यानी जिस चीज की ओनरशिप की बात कर रही है, ओनर जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। इनडेफिनेट इन द पॉइंट ऑफ यूजर, यानी कि ओनर कैन यूज इट इन एनी मैनर, जो ऑब्जेक्ट है वो उसको जैसे चाहे यूज कर सकता है। अनरेस्ट्रिक्टेड इन द पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, ओनर कैन ट्रांसफर या एलियनेट, डिस्पोज करना मतलब वो जैसे चाहे, उसको चाहे बेच दे, किसी को दे दे, उधार दे, मॉर्गेज कर दे, कुछ भी करे उस प्रॉपर्टी के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ, उसकी मर्जी, ठीक है। एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, यानी कोई टाइम लिमिट बाउंड नहीं है, परपेचुअल है, हमेशा के लिए उसी की है। ये डेफिनेशन ओनरशिप की दी थी हॉलैंड ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ऑप्शन ए, लॉ इज यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। ऑप्शन बी, द आइडियल ऑफ ऑब्लिगेशन इज एट द कोर ऑफ अ रूल। ऑप्शन सी, लॉ इज द एंटरप्राइज ऑफ सब्जेक्टिंग ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ रूल्स। ऑप्शन डी, the primary rules acquire the unity of a system through their union with secondary rules। ये स्टेटमेंट्स आप पहले के क्वेश्चंस में, पिछले पार्ट में देख चुके हो। 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, ए बी एंड सी, डी सी एंड ए बी एंड डी, या फिर बी सी डी, कौन सा करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज बी, ए सी डी ओनली। तो देखो, स्टेटमेंट ए, हार्ट ने लॉ को डिफाइन ही ऐसे किया है, एज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, ये बात सही है। ऑप्शन सी देखोगे तो नॉर्मली ये फुलर को एट्रीब्यूट किया जाता है, बट हार्ट ने एक्सेप्ट किया था दिस डिस्क्रिप्शन व्हाइल क्रिटिसाइजिंग फुलर्स मोरालिटी थीसिस। तो ऑप्शन सी था क्या? देखो, लॉ इज द एंटरप्राइज ऑफ सब्जेक्टिंग ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ रूल्स। नॉर्मली ये बात फुलर ने कही थी, ऐसा कहते हैं, बट हार्ट ने इसे एक्सेप्ट किया था जब जब वो फुलर की मोरालिटी थीसिस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। हाथ के हाथ आपको ये भी पता चल रहा है कि फुलर ने मोरालिटी की थीसिस दी थी, ठीक है। उसको हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन डी क्यों सही है? हार्ट ने बोला था प्राइमरी रूल्स जो हैं वो ड्यूटी इंपोजिंग होते हैं, सेकेंडरी रूल्स जो हैं वो रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन, चेंज, एडजुडिकेशन होते हैं, ठीक है। इन दोनों की जब यूनिटी होती है, प्राइमरी रूल्स एक्वायर द यूनिटी ऑफ अ सिस्टम थ्रू देयर यूनियन विद सेकेंडरी रूल्स, मिलके सिस्टम की यूनिटी बनती है। स्टेटमेंट बी गलत क्यों है? द आइडियल ऑफ ऑब्लिगेशन इज एट द कोर ऑफ अ रूल। तो ये गलत है क्योंकि हार्ट जो है ऑब्लिगेशन एज अ मॉरल आइडिया इससे एग्री नहीं करते, ठीक है। मैच द लिस्ट है। लिस्ट 1 में दिया है कस्टम, पोस्टमास्टर जनरल, एरिस्टोटल, हॉफेल्ड हॉफेल्ड, ठीक है। लिस्ट 2 में कॉर्पोरेशन, सोल, ज्यूरल रिलेशन, हिस्टोरिकल स्कूल, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कुछ चीजें दी हैं, मैच करना है, कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर ये है, देखो, कस्टम्स, हिस्टोरिकल स्कूल्स हैविंग मी 10 बार पढ़ चुके हो पीवाईक्यूज में। बी है पोस्टमास्टर जनरल, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एरिस्टोटल आंसर है, ये पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने क्या हुआ? पब्लिक अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग पब्लिक सर्विसेज, ये बात एरिस्टोटल ने ही अपनी थ्योरी में कही थी, ठीक है। सी में एरिस्टोटल ने ज्यूरल रिलेशंस की बात की थी। देखो, एक ही बंदे से रिलेटेड 2 चीजें पूछ ली हैं, ध्यान देना यहाँ पे। ये थ्योरी एरिस्टोटल ने दी थी, यहाँ पे एरिस्टोटल एज एन ऑप्शन है। ज्यूरल रिलेशंस, मॉडर्न ज्यूरिस्ट लाइक हॉफलेट सिस्टमाइज्ड इट, बट कंसेप्चुअल रूट्स एरिस्टोटल ने, मॉडर्न स्कॉलर्स ने इसको सिस्टमाइज किया था, बट रूट्स इस कॉन्सेप्ट की एरिस्टोटल की बातों में ही है, ज्यूरल रिलेशंस की। हॉफलेट की बात करें तो कॉर्पोरेशन सोल एसोसिएटेड विद लीगल पर्सनालिटी एंड राइट्स एनालिसिस। कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है? ज्यूरिस्टिक पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल ऑफिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओपाइंड that the doctrine of stare decisis is one of the most important principles of precedent, ठीक है। रीजन की बात करें, if the supreme court finds itself unable to accept the earlier view, it can decide the case in a different way। ओके, एंड ऑप्शंस वही हैं जो हमेशा होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर बी है कि दोनों करेक्ट हैं, बट आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। अब इसको समझो क्यों। ऑप्शन ए स्टेयर डिसाइसिस आपको पता होना चाहिए, टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केसेस, जो केस पहले डिसाइड हो चुके हैं उनको उनके उनके साथ स्टैंड करना, उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना। हमें बोला सुप्रीम कोर्ट हैज ओपाइंड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसिडेंट। बात तो सही है कि अगर किसी मुद्दे पे पहले ही जजमेंट आ चुका है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप उस जजमेंट को मानोगे, ठीक है। तो बैकबोन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, बात सही है। रीजन वाला स्टेटमेंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एब्सोल्युटली बाउंड बाय इट्स अर्लियर डिसीजन, ये बात भी ठीक है। तो बात तो दोनों सही है, बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता। ए बात करता है स्टेट डिसाइसिस के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में।
आर बात करता है एक्सप्लेनेशन या फ्लेक्सिबिलिटी की, वो ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि स्टेयर डिसाइसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। आर बात करता है सुप्रीम कोर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो चाहे तो नए फैसले भी ले सकती है, तो इसलिए उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट वन, लॉ हैज इट्स सोर्स इन जनरल कॉन्शियसनेस वॉलगेस्ट ऑफ द पीपल, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट टू, लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द पीपल्स लाइफ, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स स्पिरिट। करेक्ट आंसर दोनों सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉलगे स्पिरिट ऑफ द पीपल बिल्कुल सही बात है, सैविग्नी हिस्टोरिकल स्कूल उन्होंने थ्योरी दी थी। लॉ डज नॉट कम फ्रॉम द विल ऑफ लेजिस्लेचर, लॉ ग्रोज ऑर्गेनिकली फ्रॉम कस्टम ट्रेडिशन एंड कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, लॉ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स कलेक्टिव लाइफ एंड स्पिरिट। तो स्टेटमेंट वन जो है कि लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम वॉलगेस, वॉलगेस का मतलब होता है जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, ये बात सही है। एंड टू जो है सेम बात कह रहा है, काइंड ऑफ सेम आइडिया है कि लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स स्पिरिट। तो दोनों बातें सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से दो स्टेटमेंट दिए हैं। Salmon says that common law is essentially judge-made law, and statement 2, Pollock said that common law is a customary law that is based on customs. करेक्ट आंसर इज ए, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो सैलमन ने क्या बोला, कॉमन लॉ जज मेड लॉ होता है, जजेस डू नॉट मेयरली डिक्लेयर लॉ, दे क्रिएट लॉ थ्रू प्रेसिडेंट्स। सैलमन ने कहा कि जज जो है सिर्फ एक जजमेंट नहीं दे रहा होता है, वो अपने प्रेसिडेंट्स के थ्रू लॉ क्रिएट भी कर रहा होता है, ठीक है। मीनवाइल स्टेटमेंट टू, फ्रेडरिक पॉलक ने बोला कि कॉमन लॉ हैज इट्स रूट्स इन कस्टम्स एंड यूसेजेस, कोर्ट सिर्फ इन्हें रिकॉग्नाइज करके फॉर्मलाइज कर देते हैं, पर कॉमन लॉ की रूट्स कस्टम्स में ही होती है, ये बात पॉलक ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? Large part, and as many would add, the best part of law of England is judge made law, that is to say, consists of rules to be collected from the judgments of the courts. किसने ये बात कही थी कि लार्ज पार्ट, और कहा जाए तो सबसे बेस्ट पार्ट इंग्लैंड के लॉ की यही है जो जज मेड लॉ होते हैं, यानी कि रूल्स जो कलेक्ट किए जाते हैं जजमेंट्स किससे, ठीक है, जो भी कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं उससे जो रूल्स बन के निकलते हैं वो बेस्ट होते हैं। ये बात किसने कही थी? डाइसी, लॉर्ड डेनिंग, बेकन या बेंथम। नाउ वी आर ऑन जून 23, ठीक है। ये बात कही थी डाइसी ने। उसने कहा था इंग्लिश लॉ, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इज लार्जली जज मेड, रूल्स आर डिराइव फ्रॉम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड नॉट कोडिफाइड टेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश लॉ लाइज इन द डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। ये बात डाइसी ने कही थी, ठीक है। डेनिंग की बात करें तो क्रिएटिव रोल ऑफ जजेस की बात की थी इन्होंने। बेकन की बात करें, कोडिफिकेशन और सिस्टमाइजेशन की बात की थी, क्रिटिकल थे ये, ठीक है, इस चीज के जज मेड लॉ के। और बेंथम की बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ जज मेड लॉ, ठीक है, ये तो कोडिफिकेशन और उसके ही फेवर में थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ज्यूरिस गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ एज बाइंडिंग एंड परसुएसिव। पिछली बार हमने दूसरे तरह का देखा था सोर्सेज ऑफ लॉ का डिवीजन, अब दूसरी तरह का है। कीटन, सैलमन, एलन या पाउंड। करेक्ट आंसर इज कीटन। देखो सोर्सेज को डिफाइन किया बाइंडिंग में, जो यानी लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, कस्टम्स है, एंड परवेसिव में इक्विटी प्रिंसिपल्स, फॉरेन की जजमेंट, ज्यूरिस की राइटिंग। कुछ चीजें बाइंडिंग है बिल्कुल रिटन फॉर्म में प्रॉपर कोडिफाइड, और कुछ परवेसिव है। सैलमन भी ये डिस्कस करते हैं, बट स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट्स के बारे में ही बात करते हैं, वो सिर्फ इनके बारे में। पूरी तरह से ये डिवीजन सोर्सेस का कीटन ने किया था, ठीक है। एज पर सैलमन देयर आर 4 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ राइट्स, ठीक है, कौन से हैं वो 4? लिबर्टीज, राइट्स, पावर, इम्यूनिटीज, काइंडनेस। चूज करना है, ठीक है, इनमें से कौन से हैं वो? आंसर इज बी, ए बी सी एंड डी ओनली। तो कौन सी 4 चीजें हैं जो सैलमन रिकॉग्नाइज करते हैं एज राइट्स? पहला है लिबर्टीज, फ्रीडम टू एक्ट विदाउट लीगल रेस्ट्रेंट। ऑप्शन बी, राइट्स यानी क्लेम्स, अ क्लेम एनफोर्सेबल अगेंस्ट अनदर। ऑप्शन सी, पावर्स, कैपेसिटी टू ऑल्टर लीगल रिलेशंस। ऑप्शन डी, इम्यूनिटीज, फ्रीडम फ्रॉम लीगल पावर ऑफ अनदर। काइंडनेस नहीं है, ये मॉरल एथिकल कॉन्सेप्ट है, कोई लीगल राइट नहीं है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जून 23 में। असर्शन दिया है, लॉ मे बी अनजस्ट थ्रू बीइंग अपोज टू द डिवाइन गुड, सच लॉज आर द लॉज ऑफ टायरेंट्स, लॉज ऑफ दिस काइंड मस्ट नो वाइज बी ऑब्जर्व। बेसिकली कहा गया कि अगर कोई लॉ अनजस्ट है, यानी वो डिवाइन गुड के अगेंस्ट है, तो ऐसा लॉ लॉ ऑफ टायरेंट्स है, और ऐसा लॉ ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए किसी भी वाइज इंसान को, ठीक है। रीजन देखते हैं, एक्सटर्नमेंट ऑर्डर इज ऑफ नो इफेक्ट एंड इट्स वायलेशन इज नो ऑफेंस। ऑप्शंस देखते हुए हमें समझ में आ रहा है ए करेक्ट है, आर नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा इन दो स्टेटमेंट में लिंक ही नहीं दिख रहा है, तो ये तो पहले ही लग रहा है एक्सप्लेनेशन नॉट एक्सप्लेनेशन, ये वाली बात तो आ ही रही है। करेक्ट नॉन करेक्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट ए, Aquinas held unjust laws are not true laws. Laws contrary to divine law or natural law are law of tyrants and need not be obeyed. इसको lex injusta भी बोलते हैं।
तो अगली बार आपको पता है किस स्कॉलर ने कहा था। रीजन वाला स्टेटमेंट देखो तो नेचुरल लॉ डज नॉट डिनाई एक्सटर्नल लीगल ऑर्डर। क्या कहा है? एक्सटर्नमेंट ऑर्डर इज ऑफ नो अफेक्ट एंड इट्स वायलेशन इज नो ऑफेंस। ऐसा नहीं है। एक्विनास एक्सेप्ट करते हैं पॉजिटिव लॉ को, एक्सटर्नल ऑर्डर को, पनिशमेंट फॉर वायलेशन को। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल ऑर्डर है और आप उसे वायलेट करोगे तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा या पनिशेबल नहीं होगा, इसलिए आर इनकरेक्ट है। ठीक है। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? लाइफ ऑफ लॉ इज नॉट लॉजिक, इट इज एक्सपीरियंस। पाउंड, केल्सन, ओ डब्ल्यू होम्स जूनियर या फिर जॉन ऑस्टिन? करेक्ट आंसर इज ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर। किताब लिखी थी इन्होंने दी कॉमन लॉ 1881 में, जो कॉर्नरस्टोन मानी जाती है अमेरिकन लीगल रियलिज्म की। ठीक है। इन्होंने एम्फोसाइज किया था रोल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, मोरालिटी एंड पब्लिक पॉलिसी इन शेपिंग लीगल आउटकम्स। तो ये बात इन्होंने ही कही थी कि लाइफ ऑफ लॉ इज नॉट लॉजिक, इट इज एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बात इनमें से सही है? ऑप्शन ए, द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी, डगविट्स थ्योरी। क्या ये बात सही है कि डगविट की थ्योरी है कि इकलौता राइट जो इंसान पोजेस करता है वो उसका हक है अपनी ड्यूटी करने का? ऑप्शन बी, सोशल सॉलिडारिटी अ नेचुरल प्रिंसिपल, किसने दिया है? ज्यूरिस्ट गर्क ने। ऑप्शन सी, पाउंड लीगल फिलोसफी क्या है उनकी? यूटिलिटेरियनिज्म। ऑप्शन डी, ऑस्टिन बोलते हैं लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग। आपको क्लियरली पता है ये गलत है, ये गलत है, ये तो ऐसे ही पता होगा। ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है। अगर पीवाईक्यूज करें तो भी दो ऑप्शन तो ओपन एलिमिनेशन है। देखो, ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल लीगल पॉजिटिविज्म की बात की थी, ना कि सोशल इंजीनियरिंग की। पाउंड थे जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी, ये हमने अभी पीवाईक्यूज में पढ़ा था। तो आपको पता है कि डी गलत था। ठीक है। और सी भी अपने आप गलत हो गया क्योंकि पाउंड ने यूटिलिटेरियनिज्म की बात नहीं की थी। ये बात किसने की थी? बेंथम या फिर मिल ने। पाउंड है सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस स्कूल से, और थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग की बात इन्होंने की थी। दो ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब बात आती है बी की। सोशल सॉलिडारिटी की थ्योरी डगवर्ट ने दी थी। गर्क जर्मन ज्यूरिस्ट हैं हु वर्क्स ऑन एसोसिएशंस एंड नेचर ऑफ स्टेट एज सोशल ऑर्गेनिज्म। तो बी भी गलत है। बच्चा ए सही है। डगवर्ट की ही थ्योरी है सोशियोलॉजिकल स्कूल में सोशल सॉलिडारिटी की, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी टू सोसाइटी ओवर इंडिविजुअल सब्जेक्टिव राइट्स। ठीक है। किसने बुक लिखी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ? पेटन, सैलमन, कॉर्कुनोर या फिर हार्ट? करेक्ट आंसर इज हार्ट, 1961 में लिखी थी। इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। अब इस पे क्वेश्चन पहले आ चुका है, जब ये क्वेश्चन आया होगा, अगर आपने गूगल करके हार्ट की बुक्स का नाम पढ़े होंगे तो आपको ये आंसर आता होगा। Sophisticated version of legal positivism, he distinguished law from morality and seeing it as a human made rule. ठीक है। Which one of the following is not covered by schools of jurisprudence? ये जून 23 का क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल रियलिस्ट स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल या क्रिटिकल स्कूल? करेक्ट आंसर इज क्रिटिकल स्कूल। मेन स्कूल्स कौन से हैं? एनालिटिकल या फिर पॉजिटिविस्ट, नेचुरल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्ट। ठीक है। Who made the statement that jurisprudence is the study and systematic arrangement of the general principles of law? ये बात किसने कही थी? डायस, स्टोन, कीटॉन या पैटरसन? करेक्ट आंसर इज कीटॉन। उन्होंने हाईलाइट किया था jurisprudence as a science that examines and organizes the basic principles common to various branches of law, making law more rational and manageable. Okay. वी आर डन विद पार्ट 3 ईयर। इसका एक छोटा सा पार्ट और आएगा जिसमें हम सबसे रिसेंट ईयर्स 24 एंड 25 के क्वेश्चंस करेंगे एंड विल बी डन विद ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जैसे ही पार्ट 4 आएगा उसके बाद पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो कॉमेंट कर लेना, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो, एनीथिंग। ठीक है। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट वहां पे मिल जाती है कि कौन सा लेक्चर कब आ रहा है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस देयर। लर्न विद मानसी हिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो अगर जीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो। ठीक है। अच्छा लगा हो तो हाइप जरूर कर देना, इट हेल्प्स फॉर अ बेटर रीच। थैंक यू सो मच।